हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। केंद्र और राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन आज से हमें पढ़ना है। और सेंटर स्टेट रिलेशन में तीन चीजें हमको पढ़नी है। पहला भाग 11 संविधान का केंद्र राज्य संबंध, इसमें तीन चीजें पढ़नी है। केंद्र राज्य संबंध नाम से ही स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य के बीच में कैसा संबंध है। एक तो है विधायी संबंध, ठीक है। विधायी संबंध मतलब लेजिस्लेशन यानी विधान बनाने का संबंध कैसा है उसको देखेंगे। दूसरा है प्रशासनिक संबंध, और तीसरा है वित्तीय संबंध। तो इन्हीं तीनों पर हमें बात करनी है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है, और अमृत उपाध्याय 007 पता है टेलीग्राम चैनल पर। तो आप यहां दोनों जगह मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करें। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, जिसको हम कहते हैं केंद्र राज्य संबंध। और उसमें पहला है विधायी संबंध, अध्याय 1, विधायी शक्तियों का वितरण कैसे कैसे हुआ है। आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक हमें पढ़ना है विधायी संबंध में। तो 245 से बात शुरू कर लेते हैं। संसद द्वारा और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकेगी, विधि बना सकेगी, और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि संसद पूरे भारत के लिए या भारत के किसी भाग के लिए कानून बना सकेगा, पूरे भारत राज्य क्षेत्र के लिए। और राज्य का जो विधानमंडल होगा वो पूरे राज्य के लिए या राज्य के किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। बहुत सिंपल है। दूसरा पॉइंट क्या है, संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविधि मान्य नहीं होगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन होगा। मतलब क्या है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल वो एनफोर्स होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई संसद, पहला पॉइंट कह रहा है कि संसद पूरे भारत के लिए, भारत के पूरे राज्य क्षेत्र के लिए या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। राज्य का विधानमंडल राज्य के पूरे राज्य के लिए या फिर उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। और दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि संसद एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो क्षेत्र हैं, जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अगर EEZ के लिए अगर कानून बनाना हो तो कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, पार्लियामेंट के द्वारा बनेगा। तो जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रीजन है उनके लिए कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। यही दूसरा पॉइंट कह रहा है कि संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविधि मान्य नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्र से हटकर, राज्य क्षेत्र के बाहर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इनफोर्स होगा। वो इस आधार पर संसद की किसी विधि को खारिज नहीं किया जा सकता। इसका दूसरा मतलब यह हो गया कि संसद को पावर है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल के लिए जो भी लेजिस्लेशन होगा वो संसद करेगी। ठीक है, चलिए। तो ये है 245। अब आ जाइए 246 में। संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु क्या होगी। 245 क्या बोल रहा है, एरिया क्या होगा। एरिया स्पष्ट है, संसद पूरे भारत के लिए और भारत के किसी भाग के लिए विधि बनाएगी। राज्य पूरे राज्य के लिए और राज्य के किसी भाग के लिए विधि बनाएगी, राज्य का विधानमंडल। संसद एक्स्ट्रा टेरिटोरियल
एनफोर्स करने के लिए भी विधि बनाएगी। ठीक है, इसमें कुछ समझना नहीं है, बहुत स्पष्ट है। अब ये है विस्तार। दूसरा है विषय वस्तु क्या होगी, किस विषय पर कौन विधि बनाने की ताकत रखता है, उसको देख लेते हैं। संसद को 7वीं अनुसूची की सूची 1 में, सूची 1 का मतलब क्या हुआ, यूनियन लिस्ट। आपको पता है ना कि 3 सूची हैं 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 लिस्ट बने हुए हैं। यूनियन लिस्ट सूची 1 जो है वो क्या है, यूनियन लिस्ट, संघीय सूची। सूची 2 है राज्य, और सूची 3 है समवर्ती। ठीक है, ये 2 है और ये 3 है, 3 सूचियां हैं। तो इसमें यही कह रहा है कि संसद सूची 1 में, जिसे इस संविधान में संघ सूची कहा जाता है, सूची 1 में यानी संघ सूची में दिए गए किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की एक्सक्लूसिव पावर संसद के पास है। इसका मतलब यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने की एक्सक्लूसिव पावर, अनन्य शक्ति, मतलब और कोई नहीं बनाएगा। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। तो संसद के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो संघ सूची के विषयों पर कानून बनाए, पहली बात। फिर कह रहा है संसद को और राज्य के विधानमंडल को 7वीं अनुसूची की सूची 3, जिसे संविधान में समवर्ती सूची कहते हैं, शामिल किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है। ठीक है, और किसी राज्य के विधानमंडल को 7वीं अनुसूची की सूची 2 यानी राज्य सूची में जो भी विषय दिए गए हैं उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की एक्सक्लूसिव पावर है, अनन्य शक्ति है। तो 3 बातें स्पष्ट हो गई यहां कि यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, संघ सूची में जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उस पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है, एक्सक्लूसिव है, अनन्य शक्ति। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं उन पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है, राज्य के विधानमंडल के पास है। और कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में जो भी विषय हैं उस पर कौन बनाएगा, उस पर संसद भी कानून बना सकती है और राज्य का विधानमंडल भी कानून बना सकता है। ठीक है, बात स्पष्ट है। चलिए, चौथा कह रहा है कि संसद को भारत के राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के लिए जो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं है, किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है, चाहे वह विषय राज्य सूची में प्रगणित विषय ही क्यों ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये किसके बारे में बात हो रही है, ऐसे क्षेत्र जो भारत के राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के लिए जो राज्य नहीं है, स्टेट के अंदर में नहीं है, किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है, चाहे वो विषय राज्य सूची में प्रगणित विषय ही क्यों ना हो। इसका मतलब कि यूटीज के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए, यूनियन टेरिटरीज स्टेट में नहीं है, यूनियन टेरिटरीज के लिए उन विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है जो राज्य सूची के विषय हैं। ठीक है, तो चौथी बात क्या समझ में आई कि भाई यूनियन लिस्ट, संसद विधि बनाएगी यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर, संघ सूची के सब्जेक्ट्स पर। राज्य सूची के विषयों पर राज्य का विधानमंडल कानून बनाएगा। ठीक है, दोनों एक्सक्लूसिव पावर है इनके। कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची पर संसद भी कानून बना सकती है और राज्य का विधानमंडल भी कानून बना सकता है। और ऐसे क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग जो राज्य के अंतर्गत नहीं है, यानी कि यूटीज, उनमें भी संसद कानून बनाएगी, भले ही राज्य सूची के विषय पर कानून हो। तो राज्य सूची के विषयों पर भी यूटीज के लिए कौन कानून बनाएगा, संसद कानून बनाएगी। बात समझ में आ गई। चलिए,
246 का क, माल और सेवा कर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के संबंध में विशेष उपबंध कब जोड़ा गया? यह जीएसटी जीएसटी एक्ट कब आया? किस संविधान संशोधन से आया? मैं बता चुका हूं कई बार, अब आप लोग को रिप्लाई में डालना है। जीएसटी के लिए संशोधन कौन सा संशोधन था? संविधान संशोधन कौन सा अधिनियम था? ठीक है, तो 101वां संविधान संशोधन ध्यान रखना है। 246 से कब जोड़ा गया है? 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 2016 में। जीएसटी के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है, अनुच्छेद 246 और 254 में हम आगे देखेंगे क्या है। संसद को और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ द्वारा या राज्य द्वारा अधिरोपित इम्पोज्ड जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति होगी। तो 246 का ए पहली बात क्या कर रहा है कि संसद को और राज्य के विधानमंडल को अपने अपने यहां जो जीएसटी इंपोज करना है उसके लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी? संसद को भी है और राज्य का विधानमंडल को भी है। आपको पता ही है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 प्रोविजन करता है, और स्टेट का भी जीएसटी लगता है और सेंटर का भी लगता है। ठीक है, जहां माल का या सेवाओं का यानी गुड्स या सर्विसेज का अथवा दोनों का प्रदाय अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में होता है, इंटर स्टेट, ठीक है, जीएसटी जहां देना होता है इंटर स्टेट वाणिज्य या व्यापार के संबंध में, वहां संसद को माल और सेवा कर के संबंध में विधियां बनाने की अनन्य शक्ति है। इस अनुच्छेद के उपबंध इसको छोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई पहली बात कह रहा है कि जीएसटी के संबंध में जो कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम से इसमें ऐड किया गया है 246 का यहां पर, उसके संबंध में राज्य के विधानमंडल को और संसद को कानून बनाने की शक्ति है। लेकिन जहां इंटर स्टेट राज्यों के बीच एक राज्य अपने यहां के लिए जीएसटी के लिए कानून बना सकता है, लेकिन जहां इंटर स्टेट वाणिज्य और व्यापार में टैक्स देना हो, ठीक है, वहां पर विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास एक्सक्लूसिव पावर है। यानी जहां दो या दो से ज्यादा राज्य शामिल हो जाते हैं, वहां माल या सेवाओं का अथवा दोनों का प्रदाय अंतरराज्यिक इंटर स्टेट वाणिज्य या व्यापार के अनुक्रम में होता है, वहां संसद माल और सेवा कर जीएसटी के संबंध में कानून बनाने की एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, चलिए अब 247 में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 248 देखिए, अवशिष्ट विधायी शक्ति। अब सवाल है कि भाई आपका काम एक और है, आपको बताना है कमेंट में, और इस बार बताना है, पिछली बार मैंने पूछा था तो किसी ने बताया नहीं था, कि यूनियन लिस्ट में कितनी प्रविष्टियां हैं, एंट्रीज कितनी हैं, ठीक है, और कितने विषय हैं, कितने विषय हैं, स्टेट लिस्ट में कितने एंट्रीज हैं और कितने विषय हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने एंट्रीज हैं और कितने विषय हैं। स्टेट लिस्ट से 5 सब्जेक्ट्स 5 विषय कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किए गए थे। कब किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से 5 विषय ऐसे थे जो स्टेट लिस्ट से निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाले गए थे। तो 3 बातें आपको कमेंट में लिखनी है। पहला ये लिखना है कि कितने प्रविष्टियां हैं और कितने विषय हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में, और किन 5 विषयों को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए ट्रांसफर कर दिया गया था। ये 2 बातें आपको कमेंट में आज लिखनी है, ठीक है, अभी नहीं, जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो कमेंट में लिखिएगा।
और आप लोग का नाम तो मुझे याद ही है। तो कह रहा है कि अवशिष्ट विधायी शक्तियां। अब अवशिष्ट विधायी शक्तियां क्या हैं? जब भी विषय बने उसमें कुछ विषय ऐसे होंगे जिसके बारे में सोचा नहीं गया होगा, जिसके बारे में तीनों में से किसी लिस्ट में कोई प्रोविजन नहीं होगा, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाएगा ऐसे ऐसे विषय और भी इकट्ठा होंगे जो अभी हम सोच नहीं पा रहे हैं, आने वाले समय में वो विषय ऐड हो जाएंगे। जब वो विषय ऐड हो जाएंगे तो उसके बारे में कानून बनाने के लिए भी सोचना पड़ेगा कि कौन कानून बनाएगा। जैसे आज से 50 साल पहले क्या किसी ने सोचा था कि साइबर क्राइम के लिए भी साइबर क्षेत्र में भी कानून बनाना पड़ेगा, और वो साइबर क्षेत्र में कानून बनाने की शक्ति किसी न किसी को तो देनी होगी, उसके लिए कोई ना कोई प्रोविजन करना पड़ेगा। तो साइबर से रिलेटेड मामले यूनियन लिस्ट में आएंगे, स्टेट लिस्ट में आएंगे या कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे, ये अब सोचना पड़ेगा। इसी तरीके से आज की स्थिति में अगर देखें तो आज हम कई ऐसे विषयों को नहीं देख पा रहे हैं जो आने वाले 40-50 साल में हमारे सामने आ जाएंगे, और उनको किसी न किसी लिस्ट में डालना होगा ताकि उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति या तो संसद के पास हो या राज्य के पास हो या फिर दोनों के पास हो। बात स्पष्ट है? तो जिन विषयों को किसी भी लिस्ट में जगह नहीं मिली है अभी, यानी अभी इसका कैटेगराइजेशन नहीं हुआ है यूनियन लिस्ट या फिर स्टेट लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में, उसको कहेंगे रेजिडुअल, अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां। और भारत में ऐसे विषयों पर, अवशिष्ट शक्तियों पर विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, यानी केंद्र के साथ है अवशिष्ट शक्तियां। जबकि अगर अमेरिका को आप देखेंगे तो अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियों, अवशिष्ट जो विषय हैं, शक्तियां नहीं विषय, रेजिडुअल जो विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं, जो अवशिष्ट विषयों पर जो विधि बनाने की शक्ति है वो राज्यों के पास है। किसी भी संघीय ढांचे में जनरली ये डिमांड किया जाता है कि राज्यों के पास ये शक्तियां हों, लेकिन भारत ने कनाडा का रुख अपनाया है। कनाडा में भी ऐसा ही है, भारत में भी ऐसा है कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? केंद्र के साथ है, यानी संसद उस पर कानून बनाएगी। तो 248 यही कह रहा है, अवशिष्ट विधायी शक्तियां। ठीक है, 246 का के अधीन रहते हुए संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रगणित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। अब यहां यूनियन लिस्ट क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि ये शक्ति किसको दी जा रही है? संसद को। तो एक तरीके से माना यह जाएगा कि इस तरह माना जाएगा जैसे वो यूनियन लिस्ट का ही विषय हो। ठीक है नहीं, यूनियन लिस्ट का विषय है क्या? अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट विषय है। अब उस अवशिष्ट विषय जिसका जिक्र न समवर्ती सूची में है, न राज्य सूची में है या न यूनियन लिस्ट में है, उस पर कानून कौन बनाएगा? उस पर कानून बनाने की शक्ति संसद को है, और ये एक्सक्लूसिव पावर है। बात समझ में आ गई? ऐसी शक्ति के अंतर्गत ऐसे टैक्स के इंपोज करने के लिए जो उन सूचियों में से किसी में वर्णित नहीं है, विधि बनाने की शक्ति है। तो कहने का मतलब कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, और इन अवशिष्ट विषयों में टैक्स, ऐसे टैक्स भी शामिल हैं जो किसी भी विषय में नहीं आते, समवर्ती सूची या राज्य सूची में नहीं आते या यूनियन लिस्ट में नहीं आते। वो टैक्स जो कहीं वर्गीकृत नहीं है, अगर उसके लिए कानून बनाना पड़े तो वो कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। बात स्पष्ट है? यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं,
1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस की, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, आईजीपी, अंतिम दौर तक स्टडी आईक्यू आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studyiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। फिर है आर्टिकल 249 जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी यदि राज्यसभा ने 249 हम पहले भी पढ़ चुके हैं पार्लियामेंट के समय, अगर राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद जीएसटी सहित राज्य सूची में प्रगणित ऐसे विषय के संबंध में जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है विधि बनाए, तो जब तक वह संकल्प प्रवृत्त है संसद के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाना विधिपूर्ण होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझ लीजिए, अनुच्छेद 249 जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 249 कहता है कि अगर संसद को यह शक्ति देनी हो कि राज्य सूची के विषय पर, वो भारत के लिए, पूरे भारत के लिए या भारत के किसी क्षेत्र के लिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बनाता है? राज्य का विधानमंडल। लेकिन आर्टिकल 249 राज्यसभा की एक स्पेशल शक्ति के बारे में बात करते हैं। राज्यसभा में अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स, उपस्थित और मत देने वाले मेंबर्स का, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा एक संकल्प निकालकर, संकल्प पारित करके, ऐसा संकल्प पारित करना है जिसको कम से कम कितना समर्थन हो, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 समर्थन हासिल हो। अगर ऐसा कोई संकल्प पारित हो जाता है तो जब तक यह संकल्प प्रवृत्त रहता है तब तक के लिए संसद पूरे देश के लिए या देश के किसी भाग के लिए राज्य सूची के विषय पर भी, राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकती है। ठीक है, इस संकल्प में यह बताना होगा कि किस विषय पर राज्यसभा चाहती है कि राज्य सूची के किस विषय पर संसद कानून बनाए। ठीक है, अब यह संकल्प जो पारित होगा उसका 1 साल के लिए वो वैलिड है। 1 साल के लिए यह संकल्प पारित होगा। तो सवाल है कि क्या एक ही साल के लिए ऐसा हो सकता है? नहीं, 1 साल के लिए पारित होगा और इसके खत्म होने के पहले फिर से राज्यसभा इसको ठीक इसी मेजॉरिटी के साथ फिर से पारित कर सकती है। उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 फिर से उसको पारित कर देंगे तो फिर 1 साल के लिए बढ़ जाएगा। तो सवाल है कि कितने समय तक बढ़ता जाएगा? ये अनंत काल तक बढ़ता जा सकता है। जब तक राज्यसभा इसको पारित करते रहेगी, ये अनंत काल तक इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक, लेकिन मान लीजिए राज्यसभा ने इसको फिर से पारित नहीं किया, रिन्यू नहीं किया, तब क्या होगा? जब रिन्यू नहीं किया तो जिस तारीख को यह खत्म हो रहा होगा उसके 6 महीना के बाद
इसकी वैलिडिटी है। देखिए क्या कहां लिखा हुआ है, खंड 1 के अधीन पारित संकल्प 1 वर्ष से अनधिक, अनधिक मतलब 1 वर्ष से ज्यादा नहीं, ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए। ठीक है, तो मैक्सिमम 1 साल है, ये राज्यसभा पर है कि वो अपने संकल्प में कितने समय के लिए उसको पारित कराना चाहता है। तो मैक्सिमम क्या है ड्यूरेशन, एक बार में 1 साल तक के लिए पारित है। लेकिन यदि और जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प, यानी संकल्प को रिन्यू करना, उसी मेजॉरिटी के साथ उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 मेंबर्स की के द्वारा समर्थित संकल्प होना चाहिए, तो उतनी बार ऐसा संकल्प उस तारीख से जिसको वह इस खंड के अधीन 1 वर्ष की और अवधि तक प्रवृत्त रहेगा। वही बात कह रहा है जो मैंने आसान भाषा में क्या बताया। पहली बात यह है कि भाई राज्यसभा के पास एक स्पेशल पावर है। वो स्पेशल पावर क्या है, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 सदस्य अगर एक संकल्प को पारित कर दें कि राज्य सूची के विषय पर भारत की संसद भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है, तो उस विषय पर संसद कानून बना सकती है। कितने समय के लिए बना सकती है, 1 साल तक ये वैलिडिटी है इसकी। 1 साल खत्म होने के पहले इसको फिर से रिन्यू करना होगा, ठीक उसी मेजॉरिटी के साथ उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा संकल्प को पारित कराना होगा। फिर वो 1 साल के लिए बढ़ जाएगा। फिर ये 1 साल करते करते कई साल तक बढ़ सकता है, जब तक राज्यसभा इसको रिन्यू करते रहेगी, लेकिन मैक्सिमम 1 ही साल के लिए एक बार में प्रवृत्त होगा। ठीक है, संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि जिसे संसद खंड 1 के अधीन संकल्प के पारित होने के अभाव में रिन्यू नहीं हुआ, राज्यसभा ने मान लीजिए रिन्यू नहीं किया, ठीक है, संकल्प के प्रवृत्त न रहने के पश्चात 6 मास की अवधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाय प्रभावी नहीं रहेगी जिन्हें उक्त अवधि के समाप्ति से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि भाई 1 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया। मान लीजिए जब रिन्यू नहीं किया गया, अब ये संसद ने जो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया है उसकी वैलिडिटी क्या होगी, वो विधि कब तक लागू रहेगी, हमेशा के लिए लागू रहेगी नहीं। 1 साल के लिए अगर पारित हुआ, फिर रिन्यू नहीं हुआ, फिर से पारित नहीं किया गया, तो 1 साल जब खत्म हो रहा है उससे 6 महीने तक जो कानून संसद ने बनाया है राज्य सूची के विषय पर, वो कानून तब तक के लिए सक्षम है, 6 माह, और उसके बाद वो विधि इनवैलिड हो जाएगी। ठीक, घबराइए मत, एक बार मैं रिपीट कर दूंगा सारा अभी जितना हुआ है, जो लोग नए जुड़ रहे हैं। 6 महीने तक इसकी रिन्यू नहीं करने से, जिस दिन का संकल्प का लास्ट डेट था, रिन्यू करेंगे तब तो आगे बढ़ेगा 1 साल के लिए। मान लीजिए रिन्यू नहीं किया, वो लास्ट डेट के बाद 6 महीने तक मैक्सिमम ये जो कानून बनाया है संसद ने राज्य सूची के विषय पर, ये वैलिड है कब तक, 6 महीने तक। लेकिन इस कानून के जरिए जो भी काम किया गया है वो काम वैलिड रहेगा, वो काम विधि मान्य रहेगा। भाई कोई कानून बनाया, उस कानून के तहत इंप्लीमेंटेशन कानून का हुआ, कानून के तहत कई तरह से कार्य किए गए, वो कार्य का लोप नहीं होगा। ठीक है, तो यही 249 है। एक बार फिर से समझ लीजिए जो लोग अभी नए आए हैं, 249, इसको अगर हम कहें राज्यसभा की एक विशेष पावर के रूप में, तो राज्यसभा इसमें क्या कर सकता है, और ये सिर्फ राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास ऐसी शक्ति नहीं है। बात किसकी हो रही है, 3 सूची हैं। हमने देखा संघ सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है, और समवर्ती सूची के विषय पर, समवर्ती सूची के विषय पर कौन कानून बना सकता है, राज्य का विधानमंडल भी बना सकता है और संसद भी बना सकती है।
यही देखा। हमने ये भी देखा कि संघ सूची के विषयों पर संसद की विधि बनाने की अनन्य शक्ति है, यानी एक्सक्लूसिव पावर है। इसका मतलब कि संघ सूची के विषयों पर कोई और कानून नहीं बना सकता, राज्य का विधानमंडल नहीं बना सकता। राज्य की सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कानून बनाने की अनन्य शक्ति है, एक्सक्लूसिव पावर है। इसका मतलब कि राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून नहीं बना सकती। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? आर्टिकल 249 की, जो कहता है कि किस परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। बात स्पष्ट है। ये कहता है आर्टिकल 249 में कि राज्यसभा के पास ये पावर है कि वो चाहे तो राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति दे सकता है। ठीक है, वो कानून बनाने की शक्ति कैसे देगा? तो राज्य सूची प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा अगर संकल्प पारित कर दे। ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा प्रेजेंट एंड वोटिंग के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा जो संकल्प पारित कर रही है, इससे कानून नहीं बनेगा। ये संसद को कानून बनाने के लिए ऑथराइज करेगा, कानून उसके बाद संसद बनाएगी। ठीक, यहां क्या हो रहा है? यहां सिर्फ संसद को ऑथराइज किया जा रहा है कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, पूरे भारत के लिए या भारत के किसी भाग के लिए, पूरे भारत के राज्य क्षेत्र के लिए या फिर भारत के किसी भी भाग के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसका ऑथराइजेशन दिया राज्यसभा ने, कैसे? प्रेजेंट एंड वोटिंग के कम से कम 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कराया। उस संकल्प में राज्य सूची के हर एक विषय पर बनाने की अनुमति नहीं मिल गई संसद को। उस संकल्प में लिखा हुआ था कि एक्स विषय पर, किस विषय पर यह शक्ति दी जा रही है संसद को, तो यह शक्ति दे दी गई। यह संकल्प 1 साल के लिए एक बार में प्रवृत्त है, 1 साल के लिए लागू है, एक बार में। इस 1 साल का खत्म होने के पहले अगर राज्यसभा ने दोबारा इसी बहुमत के साथ संकल्प को रिन्यू कर दिया, आगे बढ़ा दिया, तो फिर 1 साल के लिए बढ़ जाएगा। और ऐसा 1-1 साल करते 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 कई बार भी बढ़ सकता है। पहली बात, जितनी बार चाहे उतनी बार बढ़ सकता है। दूसरी बात, एक कंडीशन तो हुआ कि भाई 1 साल खत्म होने के पहले इसको रिन्यू कर दिया गया, लेकिन दूसरा कंडीशन है कि मे भी कि राज्यसभा ने इसको रिन्यू नहीं किया। तो रिन्यू नहीं किया, फिर क्या होगा? फिर सोचना होगा कि संसद ने जो विधि बना दिया है राज्य सूची के विषय पर, उस कानून का क्या होगा? वो कानून इंप्लीमेंटेड रहेगा आगे भी या नहीं रहेगा? तो उसका जवाब ये है कि जब ये रिन्यू नहीं हुआ, उस तारीख से 6 महीने तक जो विधि संसद ने बना दिया है राज्य सूची के विषय पर, मैक्सिमम 6 महीने तक ही वैलिड रहेगा, और 6 महीने के बाद ये अक्षम हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो इस कानून की उम्र कितनी हुई? जिस दिन यह संकल्प पारित नहीं हुआ, इसका लास्ट डेट था, उस लास्ट डेट से 6 महीने तक इस विधि की उम्र हुई, उसके बाद यह विधि खत्म हो जाएगी। अब दूसरा सवाल है कि भैया जब संसद ने ऐसा कानून बना दिया था तो उसके अनुसार कार्य भी हुआ होगा, उन कार्यों का क्या होगा? क्या वो वैलिड रहेंगे या फिर इनवैलिड हो जाएंगे? तो जो कार्य कर दिए गए हैं, जो भी फैसले ले लिए गए हैं, वो सब विधि मान्य हैं, उन पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, वो वैसे ही रहेंगे। ठीक, 249 के बाद हमें देखना है 250। यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अभी हमने देखा, हम देख क्या रहे हैं? राज्य सूची के विषय में, राज्य सूची के विषयों पर एक्सक्लूसिव पावर है राज्य के विधानमंडल का। हम देख रहे हैं किन किन परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर संसद भी कानून बना सकती है। पहली परिस्थिति हमने देखा कि अगर राज्यसभा, आर्टिकल 249 में हमने देखा कि अगर राज्यसभा ऑथराइज कर दे विशेष बहुमत के द्वारा उपस्थित, और ये याद रखना है, ये पूछ सकता है स्टेटमेंट में कि
कौन सा बहुमत है ये? उपस्थित प्रेजेंट एंड वोटिंग का कम से कम 2/3 बहुमत, कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा संकल्प पारित करके ऑथराइज कर सकती है, पहली बात है। अब हम दूसरा देख रहे हैं आर्टिकल 250, जो कह रहा है कि जब राष्ट्रीय आपात घोषणा हुई है, यानी अनुच्छेद 352 की स्थिति में, जब अनुच्छेद 352 इंप्लीमेंटेड है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, उस समय संसद के पास ये शक्ति कैसे आएगी कि वो राज्य सूची के पर कानून बना सकते, तो उसको हम अब समझेंगे। 250, यदि आपात की उद्घोषणा, अच्छा ध्यान रखिए, आपात की उद्घोषणा का मतलब ही है आर्टिकल 352, इसमें राज्य में राष्ट्रपति शासन या फिर वित्तीय आपातकाल नहीं है शामिल। ठीक है, आपात की उद्घोषणा का मतलब हुआ आर्टिकल 352, ठीक है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल प्रवर्तन में है तो राज्य सूची में से विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की क्या शक्ति है, यह बता रहा है। चलिए, इसमें कह रहा है कि संसद को जब तक आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, जीएसटी के संबंध में, राज्य सूची में दिए गए किसी भी विषय के संबंध में, यहां आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि 249 में भी लिखा हुआ था जीएसटी के संबंध में, 246 क के अधीन उपबंध जीएसटी, तो ये कब जोड़ा गया होगा? पहले से होगा या जोड़ा गया होगा? जोड़ा गया होगा। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया होगा 2016 के जरिए, बाद में जोड़ा गया होगा। और इसी तरीके से दिया हुआ है कि जीएसटी या फिर राज्य सूची में प्रगणित दिए गए किसी भी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की संसद की शक्ति होगी जब राष्ट्रीय आपात प्रवर्तन में है। आपात की उद्घोषणा जब तक प्रवर्तन में है, लागू है, तब तक संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसके लिए राज्यसभा से कुछ नहीं करना है, ये सीधे सीधे दिया है कि जिस समय आपातकाल लगा हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल, उस समय जब तक आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में है, लागू है, आपातकाल चल रहा है, इमरजेंसी लगी हुई है, तब तक सीधा सीधा लिखा हुआ है कि संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, पूरे भारत के लिए या फिर भारत के किसी भी भाग के लिए। ठीक है, फिर कह रहा है कि संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि जिसे संसद आपात की उद्घोषणा के अभाव में, यानी जिस दिन से आपात की उद्घोषणा खत्म हो गई, बनाने के लिए सक्षम नहीं होती, उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के पश्चात 6 मास की अवधि पर की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाय प्रभावी नहीं रहेगी जिन्हें उक्त अवधि की समाप्ति से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है। तो अब समझिए, आपने जो 249 में समझा वही सेम बात राष्ट्रीय आपातकाल के लिए भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 250 कह रहा है कि जब अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल प्रवर्तन में है, इमरजेंसी लगी हुई है, लागू है, उस समय संसद के पास शक्ति है, संसद के पास शक्ति है कि वो राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के किसी भी विषय पर, विषयों पर कानून बनाए। इसमें भी वही सवाल है कि भाई मान लीजिए कानून बना दिया और इमरजेंसी खत्म हो गई, तो वो कानून कब तक वैलिड रहेगा? वो कानून अगर आपातकाल खत्म हो गया तो जिस दिन आपातकाल खत्म हुआ, आपातकाल जिस दिन इमरजेंसी हटा, आपातकाल के खत्म होने के 6 महीने तक ये वैलिड है कानून, और 6 महीने के बाद जो विधि राज्य के सूची के विषय पर संसद ने बनाई है वो इनवैलिड हो जाएगा। फिर तीसरा सवाल वही होगा कि भाई ठीक है, कानून तो खत्म हो गया, अब उस कानून के जरिए जो काम हुआ था उसका क्या होगा? तो वो कानून के जरिए जो काम हुआ था वो सब वैलिड बने रहेंगे। ठीक है, ठीक वही वाला है।
249 में जो बात कही गई थी, और वही बात सीधे सीधे 250 में कही गई है। दोनों में अंतर क्या है? 249 में राज्यसभा के पावर की बात की गई है कि किसी भी विषय पर संकल्प पारित करके वो संसद को ऑथराइज कर सकती है राज्यसभा, उपस्थित और मत देने वाले सभी सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा संसद को ऑथराइज कर सकती है कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए। एक बार में वो संकल्प 1 साल के लिए प्रवृत्त रहेगा। जब वो रिन्यू नहीं होगा, उसके 6 महीने तक की अवधि तक जो विधि बन गई है, संसद ने राज्य सूची पर जो विधि बनाई है, उसकी वैलिडिटी संकल्प के खत्म होने के 6 महीने तक है, लेकिन उस कानून के जरिए जो काम हुआ है वो वैलिड बना रहेगा। 250 कहता है सीधा सीधा कि जब आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल प्रवर्तन में है, उस समय संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है, और जब तक आपातकाल प्रवर्तन में है वो कानून बना सकता है राज्य सूची के विषयों पर, पूरे भारत के लिए या फिर भारत के किसी भी भूभाग के लिए, और साथ में जीएसटी के लिए भी। ठीक है। जब आपातकाल प्रवर्तन में नहीं रहेगा, यानी इमरजेंसी जिस दिन खत्म हो जाएगी, उससे 6 महीने तक जो कानून बनाया है संसद ने राज्य सूची के विषय में, वो कानून वैलिड रहेगा। उस 6 महीने के बाद वो इनवैलिड हो जाएगा। उस कानून के जरिए जो काम किया गया है वो काम वैलिड बना रहेगा। बात स्पष्ट है? चलिए अब आ जाइए 251। अब अगला सवाल ये है, तो हमने देख लिया राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति 249 और 250, लेकिन अब अगला सवाल बताइए। अगला सवाल ये है कि ठीक है, संसद को दे दिया गया कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाएगा, तो उस समय राज्य का विधानमंडल कानून बना सकता है या फिर नहीं बना सकता? ये भी एक सवाल है कि भाई उस समय राज्य का विधानमंडल क्या करेगा। अगर उसको कोई कानून बनाना है सेम विषय पर, तो वो बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? बताइए आप लोग, बना पाएगा या नहीं? तो यही है 251 कि भाई 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्य के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 249 और 250 की कोई बात किसी राज्य के विधान मंडल की ऐसी विधि बनाने की शक्ति को, जिसे इस संविधान के अधीन बनाने की शक्ति उसको है, निर्बाधित नहीं करेगी। तो पहली बात तो हो गई कि भाई ठीक है, 249 के अधीन और 250 के अधीन कानून बनाने की शक्ति आपने दे दिया है राज्य सूची के विषय पर संसद को, लेकिन इससे स्टेट के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति अभी भी उसके पास है, वो बाधित नहीं हुई है। एक बात, लेकिन यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि के, जिसे उक्त अनुच्छेदों में से यानी 249-50 में से किसी अनुच्छेद के अधीन बनाने की शक्ति संसद को है, किसी उपबंध के विरुद्ध है, तो संसद द्वारा बनाई गई विधि अभिभावी होगी, प्रिवेल करेगी, चाहे वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले बनी हो या उसके बाद में पारित की गई हो। और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक अप्रवर्तनीय हो जाएगी, किंतु ऐसा तभी तक होगा जब तक संसद की द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी रहेगी। इसको भी समझना पड़ेगा, क्या कह रहा है। देखिए 251 का बेसिक प्रॉब्लम क्या है, क्या सवाल पूछ रहा है कि 249 के तहत राज्यसभा ने संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति दे दी। 250 के तहत इमरजेंसी के दौरान राज्य सूची के विषय पर संसद के पास शक्ति है। तो क्या स्टेट का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल कानून बना सकता है कि नहीं? उन्हीं विषयों पर, जिन विषयों पर 249-50 के तहत संसद कानून बना रही है। तो सवाल का जवाब है कि हां, राज्य का विधानमंडल कानून बना सकता है, ये कहीं से भी निर्बाधित नहीं है। अब दूसरा सवाल यह है कि भाई एक ही विषय पर 249 के तहत मान लीजिए संसद को शक्ति दी गई और उसने एजुकेशन से रिलेटेड एक बिल ले आकर कानून बना दिया, और राज्यसभा का विधानमंडल पहले से ही अपने यहाँ कानून रखता हो या नया कानून पारित करता हो, तो दोनों में क्लैश की स्थिति अगर आ गई किसी उपबंध को लेकर, तब क्या होगा? अगर क्लैश की स्थिति आ गई तो फिर वो संसद वाली विधि प्रिवेल करेगी, यानी वो मान्य होगी।
और राज्य विधानमंडल की जो विधि है उस मात्रा तक प्रवर्तनीय नहीं होगी जिस मात्रा तक वो क्लैश कर रही है। तो उस मात्रा तक क्या होगा? अप्रवर्तनीय होगी, इन्फोर्स करने लायक नहीं होगी। ठीक है। अब सवाल है कि भाई अगर अप्रवर्तनीय हो गया, इन्फोर्सेबल नहीं रहा, तो कब तक इन्फोर्सेबल नहीं रहेगा? जब तक संसद वाली विधि प्रवर्तनीय है, वैलिड है। जब इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी तो ये प्रवर्तनीय हो जाएगा राज्य वाला। ठीक है। 252, दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। अब एक और बात आ गई भाई, कानून बनाने की शक्ति में एक और चीज आ गई कि दो या अधिक राज्य मिलकर अगर संसद से अनुरोध करें कि भाई राज्य सूची के विषय पर हमारे लिए कानून बना दीजिए, तो क्या होगा? ठीक है। यदि किन्हीं दो या अधिक राज्यों के विधानमंडलों को ये लगता है, जरूरी लगता है कि उन विषयों में से जिनके संबंध में संसद को अनुच्छेद 249 और 250 में यथा उपबंधित के सिवाय, मतलब 249-50 में तो प्रोविजंस हैं ही, उसके अलावा भी राज्यों के लिए विधि बनाने की शक्ति नहीं है, किसी विषय का विनियमन ऐसे राज्यों में संसद विधि द्वारा करे। ठीक है। मतलब राज्य सूची के विषयों पर जिस पर संसद को कानून बनाने की शक्ति नहीं है, अगर दो या अधिक राज्यों को लगता है, कम से कम दो राज्य या उससे अधिक राज्यों के विधानमंडल को लगता है कि राज्यों के लिए विधि बनाने की शक्ति संसद को दी जाए, और यदि उन राज्यों के विधानमंडलों के सभी सदन उस आशय के संकल्प पारित कर दें सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण बहुमत से, तो उस विषय का तदनुसार रेगुलेशन करने के लिए कोई अधिनियम पारित करना संसद के लिए विधिपूर्ण होगा। और इस प्रकार पारित अधिनियम ऐसे राज्यों को लागू होगा और ऐसे अन्य राज्य को लागू होगा जो तत्पश्चात अपने विधानमंडल के सदन द्वारा, या जहां दो सदन हैं वहां दोनों सदनों में से प्रत्येक सदन इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा उसको अंगीकार कर सकेंगे। ठीक है। तो क्या कह रहा है 252 कह रहा है कि भाई दो या अधिक राज्यों को, दो या दो से अधिक राज्यों को, राज्यों को मतलब राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा, अगर ऐसा लगता है कि राज्य सूची के विषय पर संसद को रेगुलेशन करना चाहिए, किसी विषय पर संसद को रेगुलेट करना चाहिए, विनियमन करना चाहिए, तो वो अपने अपने विधानमंडल से संकल्प पारित करेंगे, साधारण बहुमत से करेंगे, और साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर संसद को कहेंगे कि भाई इस विषय पर कानून बनाइए। तो संसद फिर उस विषय पर कानून बना सकती है। जैसे 249 में हमने देखा कि राज्यसभा के पास शक्ति है कि वो चाहे तो संकल्प पारित करके संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दे दे। इमरजेंसी लगा है तब तो ऑटोमेटिकली संसद के पास पावर है कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। वैसे ही दो या अधिक राज्य मिलकर अगर चाहें तो अपने लिए कानून बनाने के लिए संसद को अनुरोध कर सकते हैं। कैसे करेंगे? संकल्प पारित कर देंगे अपने अपने यहां साधारण बहुमत से, और संसद उस विषय पर कानून बना देगी। अब दूसरी बात क्या है कि दो या अधिक राज्य अपने यहां तो भाई एक कानून अपने यहां के लिए राज्य सूची के विषय पर संसद से उन्होंने कानून बनवा लिया। अगर कोई अन्य राज्य भी चाहे तो उस बने हुए कानून को अपने यहां अडॉप्ट कर लेगा। तो उस अडॉप्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए संसद ने एक कानून बना दिया है, ठीक है, एक्स और वाई दो राज्यों ने मिलकर संकल्प पारित करके अपने अपने यहां से भेज दिया, संसद ने उस पर कानून बना दिया उनके यहां के लिए।
अब संसद ने जब कानून बना दिया तो उसी कानून को एक जेड राज्य भी चाहता है कि हमारे यहां भी लागू हो जाए। तो क्या करना होगा? इस जेड राज्य को अपने विधानमंडल से, अगर एक सदनीय है सिर्फ विधानसभा से, अगर दो सदनीय है तो दोनों से, विधानसभा और विधान परिषद से, संकल्प पारित करना होगा साधारण बहुमत से और अपने यहां इसको एडॉप्ट कर लेना होगा। यही है आर्टिकल 252। 252 का 2 कहता है कि संसद द्वारा इस प्रकार पारित किसी अधिनियम का संशोधन या निरसन इसी रीति से पारित या अंगीकृत संसद के अधिनियम द्वारा किया जा सकेगा, किंतु उसका उस राज्य के संबंध में संशोधन या निरसन जिसको वह लागू होता है उस राज्य के विधानमंडल के अधिनियम द्वारा नहीं किया जाएगा। अब कॉम्प्लिकेशन कहां है? कॉम्प्लिकेशन यह है कि भाई दो या अधिक राज्यों ने अपने यहां के लिए संसद को कहा कि इस विषय पर कानून बना दीजिए, जो कि राज्य सूची का विषय है, उसने बना दिया। एक बार जब संसद ने कानून बना दिया उस विषय पर, तो अब राज्य का विधानमंडल उस कानून को अमेंड नहीं कर सकता, ना तो संशोधित कर सकता है और ना ही उसको रिपील कर सकता है। इसको संशोधित और रिपील कौन करेगा? अब संसद ही करेगी। ठीक है, संसद ही इसको, जो कानून संसद ने बना दिया है उन राज्यों के लिए, उसको अमेंडमेंट करने का और उसको रिपील करने का या फिर किसके पास शक्ति है? अब राज्य का विधानमंडल का रोल नहीं है उसमें, संसद के द्वारा ही करना पड़ेगा। ठीक है तो 252 का 1 और 2 ये हो। अब है 253। अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के लिए इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, मतलब कौन किस विषय में है, किस सूची में है, इससे अलग, अगर कि संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय कन्वेंशन, ठीक है, अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। तो 253 अपने आप में मास्टर स्ट्रोक है। ठीक है, तो 253 कह रहा है कि भाई किसी भी सूची में कोई भी विषय हो, पूर्वगामी जो भी उपबंध हो उनको हटाइए, लेकिन अगर इंटरनेशनल कोई करार हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय कोई संधि हुई है भारत से किसी की, एक देश से हुई हो या कई देशों के साथ हुई हो, उस संधि, करार, अभिसमय, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो गया, संगम हो गया या अन्य निकाय में किए गए भारत के विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। ठीक है बात समझ में आ गई? अब आ जाइए 254। संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। 254 कहता है यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा, अब हम उसके बारे में यहां 254 में बात नहीं कर रहे हैं, राज्य सूची के विषयों में कौन कानून बनाएगा वो हमने कर लिया। ठीक, अब हम आगे की बात कर रहे हैं 254 में। देखिए, यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि के जिसको अधिनियमित करने के लिए, कानून बनाने के लिए संसद सक्षम है, किसी उपबंध के, यानी राज्य, ऑब्वियसली ये कहां लड़ाई होगी? समवर्ती सूची में, जहां राज्य भी कानून बना सकता है और संसद भी कानून बना सकती है, संसद भी सक्षम है और राज्य का विधानमंडल भी सक्षम है, वही तो होगा ना ऐसा। भाई संघ सूची के विषयों पर तो संघ के पास है ही शक्ति, एक्सक्लूसिव पावर है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य के विधानमंडल के पास एक्सक्लूसिव पावर है। लड़ाई कहां होगी? समवर्ती सूची में होगी, जहां दोनों कानून बना सकते हैं। तो जहां राज्यों के विधानमंडल ने भी, राज्य के विधानमंडल ने भी कानून बना दिया, संसद का अपना कानून है उसी विषय पर, और कोई उपबंध क्लैश कर रहा है, ठीक है, किसी उपबंध के विरुद्ध है, राज्य के विधानमंडल का कोई उपबंध जो कानून बनाया उसका उपबंध और संसद के संसद से जो कानून बनाया उसके उपबंध में क्लैश है,
तो खंड 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यथास्थिति संसद द्वारा बनाई गई विधि, चाहे वो ऐसे राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले बनी हो या उसके बाद बनी हो, विद्यमान विधि अभिभावी होगी। मतलब संसद वाला कानून प्रिवेल करेगा और उस राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक शून्य होगी। 254 का 2। जहां राज्य के विधानमंडल द्वारा समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में, यानी समवर्ती सूची के में दिए गए किसी विषय के संबंध में बनाए गए कानून में कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो संसद द्वारा पहले से बनाई गई विधि के या उस विषय के संबंध में किसी विद्यमान विधि के उपबंधों के विरुद्ध है, तो यदि ऐसे राज्य के विधानमंडल द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि को राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित रखा गया है और उस पर उसकी अनुमति मिल गई है, तो वह विधि उस राज्य में अभिभावी होगी। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि, राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध अगर संसद द्वारा बनाई गई विधि के विरुद्ध है, भले ही संसद द्वारा बनाई गई विधि यानी संसद ने जो कानून बनाया है वो राज्य वाले कानून से पहले बनाया गया है या बाद में बनाया गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर राज्य के विधानमंडल वाला कानून का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ है तो वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा जिस मात्रा तक वो विरोध में है, उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा। यानी प्रिवेल कौन करेगा? संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रिवेल करेगा, प्रभावी होगा। इसको हिंदी में अभिभावी कहते हैं, हम प्रभावी लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, कुल मिलाकर पार्लियामेंट ऊपर है ना। बात समझ में आ गई? तो पहली बात तो यह है कि भाई अभिभावी कौन होगा? संसद का कानून में प्रभावी होगा। दूसरी बात है कि जो दूसरा पॉइंट है कि मान लीजिए किसी कानून को, राज्य के किसी कानून को राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख लिया है, राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा गया है और राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा गया है और राष्ट्रपति ने उस पर अनुमति दे दी, राज्य विधानमंडल से पारित कोई विधेयक है, उसके उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि के साथ क्लैश कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा गया है। राष्ट्रपति ने उस पर अनुमति दे दी, मतलब किसने अनुमति दे दी? भारत सरकार ने अनुमति दे दी। अगर उसको अनुमति मिल गई है तो राज्य वाला ये कानून एग्जिस्ट करेगा, शून्य नहीं होगा उस मात्रा तक, ठीक है। दो ही पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है कि राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के उपबंध अगर संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंध से विरोध में है तो उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगे जिस मात्रा तक विरोध में है, और अभिभावी कौन होगा? प्रिवेल कौन करेगा? संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रिवेल करेगी, ठीक। और दूसरी बात कि मान लीजिए राज्य के विधानमंडल से कोई कानून पारित हो रहा है, वो कानून राष्ट्रपति के विचारार्थ रख दिया गया है, राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर दिया गया है और क्लैश बना हुआ है, इसके उपबंध संसद के कानून से टकरा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी है तो फिर दोनों एग्जिस्ट करेंगे, संसद वाला भी और राज्य वाला भी, ठीक। लेकिन उसके बाद परंतुक है, उसको भी देखना होगा। परंतु इस खंड की कोई भी बात संसद को उसी विषय के संबंध में कोई विधि बनाने, जो राज्य के विधानमंडल द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि का परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन या निरसन करती है, किसी भी समय अधिनियमित करने से निवारित नहीं करेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ
कि भाई राज्य द्वारा बनाए गए कानून को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर दिया गया था, राष्ट्रपति ने उस पर अनुमति दे दी थी। इसके वजह से अब राज्य का कानून भी विरोध की मात्रा तक शून्य नहीं होगा, राज्य का कानून भी लागू रहेगा। सेम विषय पर संसद का कानून भी लागू रहेगा, विरोधाभासी उपबंधों के बावजूद लागू रहेंगे। लेकिन संसद को अब शक्ति मिल गई कि राज्य द्वारा ये जो कानून बना हुआ है इसमें अमेंडमेंट करने के लिए, ठीक है, इसमें संशोधन करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, और यहां तक कि इसको निरसन करने के लिए, रिपील करने के लिए भी संसद कानून बना सकती है। ठीक, देखिए ये सबसे ज्यादा टफ है, तो इसलिए इसमें टाइम भी लगेगा थोड़ा, और इसको समझना जरूरी भी है। स्पष्ट है? तो हमने सारे प्रोविजन विधायी संबंधों के पढ़ लिए हैं। अगर एक बार मुंह जबानी इसको रिपीट करना हो तो हम इसके पीपीटी के माध्यम से कर लेते हैं, जो आपकी किताब में बातें लिखी हुई हैं उसके हिसाब से कर लेते हैं। भारत का संविधान केंद्र और राज्यों के बीच सभी शक्तियों, विधायी, कार्यकारी और वित्तीय को विभाजित करता है। केंद्र राज्य के बीच संबंध का मतलब ही है कि इसके सभी शक्तियों का हमें बंटवारा देखना है। ध्यान रहे कि न्यायिक व्यवस्था में, हमारी न्याय व्यवस्था जो है उसमें एकल न्यायिक व्यवस्था है, उसमें इस तरह का कोई विभाजन नहीं है। केंद्र राज्य संबंधों को अगर 3 हेड्स में बांटे तो विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध 3 हेड में बांट सकते हैं। आज हम कौन सा पढ़ रहे हैं? विधायी संबंध पढ़ रहे हैं। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। इसी विषय से संबंधित कुछ अन्य लेख भी हैं। केंद्र राज्यों के विधायी संबंधों के मामले में 4 स्थितियां हैं। कौन कौन से? केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रीय विस्तार क्या है, जो हमने आर्टिकल 245 में पढ़ लिया कि भाई संघ सूची के विषय क्षेत्रीय विस्तार मतलब भारत के राज्य क्षेत्र के लिए और उसके या उसके किसी भाग के लिए कौन बनाएगा? संसद के पास शक्ति है। राज्य या उसके राज्य के पूरे क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए राज्य के विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है। और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रीजन जो भारत के हैं, जैसे EEZ है, उसके लिए कानून बनाने की अनन्य शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। ये आर्टिकल 245 हो गया। विधायी विषयों का बंटवारा, जो हमने देखा कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पर कैसे कानून बनेगा, कौन कौन कानून बनाएगा। तो ये स्पष्ट है कि स्टेट लिस्ट पर स्टेट का विधानमंडल, यूनियन लिस्ट पर पार्लियामेंट और कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों बना सकते हैं। फिर राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान मतलब राज्य सूची के विषयों पर संसद कब कब कानून बनाएगी, ये भी हमने देख लिया, 249, 250, 252। ठीक है। फिर राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण, ये सब 4 क्षेत्र में बट गए। अब संविधान में केंद्र और राज्यों में निहित विधायी शक्तियों की क्षेत्रीय सीमाओं को निम्न प्रकार से परिभाषित करता है। संसद भारत के क्षेत्र के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। एक राज्य की विधायिका पूरे राज्य के क्षेत्र के लिए या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। और अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रीजन के लिए जो कानून बनाएगी वो संसद बनाएगी। संविधान ने 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों को 3 भागों में वितरित किया है। सूची 1 है संघ सूची, सूची 2 है राज्य सूची और सूची 3 है समवर्ती सूची। संघीय सूची में जो भी विषय डाले गए हैं उनके संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां संसद के पास हैं। इस सूची में, तो संघ सूची में 98 विषय हैं, लेकिन इसमें प्रविष्टियां नहीं दी गई हैं, तो वो आपको लिखना है। ठीक है। 98 विषय हैं, जैसे रक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा, बीमा, संचार, अंतरराज्यीय व्यापार आदि यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। राज्य विधायिका को सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं। राज्य सूची में वर्तमान में पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, कृषि, जेल, स्थानीय सरकार, मत्स्य पालन, बाजार, शिक्षा, ये सब किसमें है? शिक्षा नहीं, शिक्षा समवर्ती में। ये सब किसमें है?
राज्य सूची में। दोनों संसद और राज्य विधायिका समवर्ती सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बना सकते हैं। ये सब हम लोग पढ़ ही लिए हैं, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। इस सूची में शामिल हैं, इसमें समवर्ती सूची में आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह और तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बिजली, श्रम कल्याण, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, ड्रग्स, समाचार पत्र, ये सब समवर्ती सूची में शामिल है। 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। ये फैक्ट आपको याद रखना है। वे विषय शिक्षा, वन, वजन और वेट एंड मेजर्स, ठीक है, नाप तौल, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन, ये सारे जो 5 विषय हैं, यानी हुआ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर अन्य न्यायालयों का संगठन, ये सब विषय डाल दिए गए हैं समवर्ती सूची में। वे विषय जो इन सूची में शामिल नहीं हैं, जिसमें से ये 5 विषय आपको ध्यान रखना है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इन 5 विषयों को ट्रांसफर किया गया। कहां से? स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में। वे विषय जो इन सूची में शामिल नहीं हैं या नए हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। इसका मतलब अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? संसद में नहीं थी। संघ, राज्य और समवर्ती सूची को भारत सरकार के अधिनियम 1935 से कुछ परिवर्तन के साथ भारत के संविधान में शामिल किया गया था। यानी सूची व्यवस्था कब आई थी? भारत में 1935 के अधिनियम से। संविधान संसद को अधिकार देता है कि वो 5 असाधारण परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। पहला, जब राज्यसभा इस संबंध में कोई प्रस्ताव पारित कर दे। ये प्रस्ताव संकल्प कैसे पारित होगा? उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के प्रेजेंट एंड वोटिंग के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा संकल्प पारित किया जाएगा, और जो विषय बताया जाएगा उस संकल्प में, उस बारे में ऑथराइज हो जाएगी संसद कानून बनाने के लिए। ध्यान रखिए, सिर्फ ऑथराइज होगी, कानून फिर उसके बाद बनेगा। अनुच्छेद 249 में प्रोविजन है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352, जब राष्ट्रीय आपातकाल प्रवर्तन में है तो संसद के पास शक्ति है कि वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। ये बात कहां लिखी है? 250 में। दोनों में प्रोविजन है कि जब ऐसा संकल्प या फिर राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होगा, उसके 6 महीने तक जो विधि बनाई गई है संसद द्वारा वो वैलिड होगी, उसके बाद इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उस कानून के द्वारा किया गया कोई काम इनवैलिड नहीं होगा। 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर, अनुच्छेद 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संकल्प पारित करने से राज्य के विधानमंडल से संसद उन राज्यों के लिए राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अगर कोई तीसरा या चौथा राज्य चाहे या कोई और राज्य चाहे कि उस बने हुए कानून को अपने यहां भी लागू कर लें, तो वो भी अपने राज्य के विधानमंडल से संकल्प पारित कर लेगा साधारण बहुमत से। अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए 253, इन सारे प्रोविजंस के बावजूद अंतरराष्ट्रीय जो संधि हैं, करार हैं, वो हैं, कन्वेंशन हैं, इन सब के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय लॉ को लागू करने के लिए या सम्मेलन में, या भारत ने विनिश्चय कर दिया है किसी इंटरनेशनल फोरम में, तो उसके लिए कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। राष्ट्रपति शासन के दौरान अनुच्छेद 356 में भी इसमें संसद के पास जो शक्तियां हैं उसको हम 356 जब पढ़ेंगे तो देखें। राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। अनुच्छेद 200 हम जानते हैं। अब यहां से एक नई बात है, ये देखिए, राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण, जो हमने चौथा वाला क्लॉज देखा था, उसको पढ़ा नहीं था, उसको देख लीजिए कि भाई राज्यपाल, अनुच्छेद 200 हमने पढ़ा था ना, कि राज्यपाल राज्य के विधानमंडल द्वारा जो पारित विधेयक हैं उनको राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकते हैं। और अनुच्छेद 201 में हमने देखा था कि राष्ट्रपति फिर क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। यानी क्या हुआ? ये राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण हुआ।
राज्य या राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही राज्य की विधायिका में पेश किया जाता है। अनुच्छेद 304 में यह प्रोविजन है। हमने अनुच्छेद 304 उस समय पढ़ा था जिस समय हम पार्लियामेंट पढ़ रहे थे। ठीक है, यहां आरक्षित में एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि अगर हाई कोर्ट की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई विधेयक है तो उसको राष्ट्रपति के विचारार्थ रखना अनिवार्य होता है। इसको रिजर्व करना ही करना है। ठीक है, राज्य या राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही राज्य की विधायिका में पेश होता है। वित्तीय आपातकाल के दौरान यानी अनुच्छेद 360 के तहत जब वित्तीय आपातकाल लगती है उस समय राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन और वित्तीय विधेयक को अनिवार्यतः राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखने का निर्देश दिया जाता है अनुच्छेद 360 के अधीन। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो अभी हमने नहीं पढ़े थे, लेकिन ये आपको ध्यान पे रखने हैं कि ये सब तो हमने पढ़ लिए ना कि भाई राज्य सूची के विषय पर संसद कैसे कानून बना सकती है, क्या क्या प्रोविजंस हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिससे राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण स्थापित होता है, जिसमें पहला तो यही है कि राज्यपाल के पास यह शक्ति है कि वो कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर ले, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर हाई कोर्ट की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई विधेयक है तो निश्चित रूप से अनिवार्यतः उसको आरक्षित करना पड़ेगा राष्ट्रपति के लिए। दूसरी बात, राज्य या राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही राज्य की विधायिका में पेश होगा। यह आर्टिकल 304 में है, हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल के दौरान जब वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है तो राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित जो धन विधेयक होगा और वित्त विधेयक होगा उसको भी राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखने का अनिवार्य रूप से निर्देश दिया जाता है, क्योंकि देश में भाई वित्तीय इमरजेंसी लगी हुई है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है। आज तक लगी नहीं है, लेकिन प्रोविजन है कि अगर कभी इमरजेंसी वित्तीय लग गई तो फिर राज्य की विधायिका में जो धन विधेयक और वित्तीय विधेयक जाएंगे वो पहले राष्ट्रपति के पास जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आप जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें लास्ट में एक जगह पर सारा दिया हुआ है, सरकारी आयोग, पुंछी कमीशन, ये सब दिया हुआ है। लेकिन हम क्या करेंगे, अब जैसे हमने विधायी जो संबंध हैं उनको पढ़ लिया, तो विधायी संबंध से रिलेटेड क्या सरकारी आयोग के रिकमेंडेशन हैं और पुंछी कमीशन के रिकमेंडेशन हैं, उनको एटलीस्ट अभी कर लेते हैं ताकि लास्ट में एक साथ पढ़ने पे आपका दिमाग घूम जाएगा। तो फिर इसको भी देख लीजिए। अवशिष्ट शक्तियों को लेकर सरकारिया आयोग कब बना था? सरकारिया आयोग 1983 में बना था और 1988 में इसकी रिपोर्ट आई थी। 87 या 88 में इसकी रिपोर्ट आई थी। और सरकारिया आयोग किस लिए बना था? केंद्र राज्य संबंधों पर ही यह बना गया था, सेंटर स्टेट रिलेशंस पर ही बनाया गया था। हमने बीच में भी सरकारिया आयोग के रिकमेंडेशंस पढ़े हैं और आगे भी पढ़ेंगे। तो देखिए सरकारिया आयोग ने क्या कहा कि भाई अवशिष्ट शक्तियां जो संसद के पास हैं, केंद्र के साथ हैं, उनमें एक सुधार की जरूरत है। क्या सुधार की जरूरत है? कि टैक्सेशन से संबंधित अगर कोई कानून बनाना हो, टैक्स इंपोज करने से संबंधित कोई कानून ऐसा जो रेजिडुअल हो, अवशिष्ट शक्ति हो, मतलब अवशिष्ट विषय हो, कोई ऐसा टैक्स जो अभी तक नहीं है, किसी सूची के अंतर्गत नहीं है, लेकिन अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आ गया, तो सिर्फ टैक्सेशन से रिलेटेड शक्ति केंद्र के साथ हो और बाकी सारी शक्तियां समवर्ती सूची में, बाकी सारे विषय समवर्ती सूची की तरह डील किए जाए, यानी उस पर राज्य भी कानून बना सके और केंद्र भी कानून बना सके। पहला रिकमेंडेशन। अभी की क्या स्थिति है? अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? केंद्र के साथ है। अनुच्छेद 200 के तहत आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति के पास कोई टाइम बाउंड है ही नहीं कि कब उस पर फैसला दे। तो इसने रिकमेंड किया कि 4 महीने के भीतर राष्ट्रपति को यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को राज्य विधानमंडल के आरक्षित विधेयक को, जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया है राज्यपाल ने, उस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। और दूसरा
कि राष्ट्रपति के लिए क्यों आरक्षित किया गया, इसका कारण भी उनको बताना चाहिए राज्यपाल को, कि राज्य के विधानमंडल के कानून को राष्ट्रपति के विचार के लिए क्यों आरक्षित किया गया है। फिर एक डिमांड ये थी सबकी कि भाई समवर्ती सूची को ही खत्म कर देनी चाहिए और समवर्ती सूची की जगह क्या करना चाहिए, राज्य सूची या फिर राज्य सूची और संघ सूची होना चाहिए। तो सरकारिया आयोग ने कहा कि भाई समवर्ती सूची को खत्म नहीं करना चाहिए, लेकिन केंद्र को सिर्फ उन्हीं विषयों पर अपना कानून बनाना चाहिए समवर्ती सूची के जितना या फिर जो पूरे देश में एक समान कानून के लिए अनिवार्य हो, जिन विषयों पर जरूरत हो उसी पर समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाना चाहिए केंद्र को, अदरवाइज नहीं बनाना चाहिए। राज्यों के लिए फ्लेक्सिबल अप्रोच होते हुए छोड़ देना चाहिए। समवर्ती सूची पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्य से परामर्श करना चाहिए और अनुच्छेद 249 के दुरुपयोग का डर गैर वाजिब है, क्योंकि अनुच्छेद 249 ऐसा प्रोविजन है और 253 कि 249 में तो भाई सीधा सीधा है कि राज्यसभा जब चाहे राज्य सूची के किसी विषय को, अगर मेजॉरिटी है वहां सरकार की, तो राज्य सूची के किसी विषय को संसद के पास भेज देगी कानून बनाने के लिए। लेकिन उसका प्रयोग होता नहीं है, तो सरकारी आयोग ने कहा कि उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उपयोग ही नहीं होता तो दुरुपयोग क्या होगा। फिर पुंछी कमीशन जो 2007 में बना, MM पुंछी इसके अध्यक्ष थे, उसके रिकमेंडेशंस क्या थे, उसने भी कई सारे रिकमेंडेशन इसमें कॉमन मिलेंगे। अनुच्छेद 200 के तहत रिजर्व बिल पर 6 महीने के भीतर स्टैंड क्लियर हो, पुंछी कमीशन ने कहा ठीक है, और उसने कितना कहा था, 4 महीने के भीतर सरकारी आयोग ने, तो इसने 2 महीना बढ़ा दिया, 6 महीने के भीतर अपना स्टैंड क्लियर हो। समवर्ती सूची पर कानून लाने के पहले केंद्र और राज्यों के बीच में सहमति बने, ये करीब करीब यही बात सरकारी आयोग ने कही थी। जिन 5 विषयों को स्टेट लिस्ट से समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है, उन पर तो केंद्र को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। कौन कौन से थे, शिक्षा, वन, मापतौल, ठीक है, ये सब जो 5 विषय थे, शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीव से रिलेटेड जो संरक्षण थे, ठीक है, वन्य जीव पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, इन 5 विषयों पर तो स्टेट को ऐसे भी बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये रिकमेंड किया पुंछी आयोग ने। समवर्ती सूची में से राष्ट्र हित में नीतियों की समरूपता के लिए जो भी आवश्यक विषय हैं, सिर्फ केंद्र को उन्हीं को हाथ में लेना चाहिए, उन्हीं पर कानून बनाना चाहिए जो राष्ट्र के हित में नीतियों की समरूपता लाने के लिए जरूरी हो, अदरवाइज कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा नरम रवैया अपनाना चाहिए राज्यों के प्रति। तो ये सारे रिकमेंडेशन थे और इस तरह से विधायी संबंध खत्म हो गया है। कल हम कोशिश करेंगे प्रशासनिक संबंधों की बात करने। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस, टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।